डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब आत्मरक्षा। सभी ने अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप किया होता है और चूँकि ह्यूमन बॉडी में भी ऐसी कुछ डेवलपमेंट है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू हम अपनी जो है किसी भी पैथोजन के इन्वेजन से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, इम्यून सिस्टम, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। यहाँ पे इम्यूनिटी से रिलेटेड ये जो चैप्टर है इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से नॉन स्पेसिफिक यानी इनेट और स्पेसिफिक यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बॉडी ने कैसे डेवलप की है और किस तरह से इसका फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ कॉज करने वाला कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको फर्स्ट बैरियर पार करना होता है, जो कि होता है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर मतलब हमारी जो स्किन होती है ये या तो स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, इस तरह के जो बैरियर्स हैं जो किसी पैथोजन को हमारी बॉडी के इंटरनल मिलियू में प्रवेश करने से रोकें, वही फिज़िकल बैरियर है। और फिज़िकल बैरियर में सबसे प्रोमिनेंट जो है स्किन है। और अगर स्किन में कट लगता है या किसी तरीके से पंचर होता है, जैसे मॉस्किटो बाइट करते हैं, तब वो अपना सेक्रीशन छोड़ते हैं, उसके साथ फिर प्रोटोजोन एंटर होता है, तब जाके हमें मलेरिया या जैसी बीमारी होती है। तो वो पहले स्किन बैरियर पार करते हैं पैथोजन, फिर उसके बाद जो है हमें इन्फेक्शन देते हैं। तो स्किन इज़ द फर्स्ट बैरियर जो कि फ़िज़िकल बैरियर है। इसके अलावा जो है एक केमिकल बैरियर भी होता है। तो केमिकल बैरियर में आपके इंक्लूड हो जाते हैं तो जो आपके स्टमक में HCl निकल रहा है, ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रीशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर है। उस आपने कुछ खाना खाया, कुछ भी खाया, उसके साथ अगर कोई पैथोजन आ जाता है खाने के साथ, बैक्टीरिया, वायरस पर से एनीथिंग, तो वो आपके स्टमक के जो HCl प्रोडक्शन है उससे वो किल हो जाएगा। इसके अलावा आगे चल के इंटेस्टाइन में आपका बाइल जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस के अलावा बाइल जूस है, वो बहुत हाईली अल्कलाइन होता है, वो आपको पैथोजन से बचाता है, पैथोजन्स को किल करता है। इसके अलावा सलाइवा है, स्वेट है, तो सभी में कोई ना कोई किलिंग फैक्टर होता है, एंजाइम्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट बैरियर हो गया, फिज़िकल केमिकल बैरियर, जो कि एक्सटर्नल जो है ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी एक्सटर्नल बैरियर। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम देखते हैं कि हमारी जो हमारा ब्लड है, ब्लड सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो ब्लड, आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं, उनसे कंपोज होता है। उसके अलावा बहुत सारी इंटरनल मिलियू प्लाज्मा में होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। एक होता है स्पेसिफिक, अभी तो हम नॉन स्पेसिफिक, क्यों नॉन स्पेसिफिक बोल रहे हैं इसको, क्योंकि किसी भी टाइप का अगर पैथोजन एंटर होता है बॉडी में, वो सबके लिए जनरलाइज वे में प्रोटेक्शन देता है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है बिल्कुल जनरलाइज है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी खास पैथोजन को ये टारगेट नहीं करता। ये सभी आउटसाइडर्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को टारगेट करता है। स्पेसिफिक में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जो है पैथोजन को ये पहचान लेता है और उसके अगेंस्ट जो है बॉडी में एक केमिस्ट्री बनाता है, उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। तो एंटीबॉडीज़ फाइट करती हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और उसमें एक तरह से वो मेमोरी फीड करता है। तो ये हम आगे इसको चल के देखेंगे किसी चैप्टर में। तो ये अपने आप में एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर, तो इसको हम फिर से कभी समझाएंगे, लेकिन ऐसे समझने के लिए समझें आप कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं। जैसे आपको कोई वायरस आया तो वायरस पहले अटैक करेगा और फिर उसके अगेंस्ट जो है सारी डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप होंगी, फिर ये भी ट्रिगर करेंगी, फिर अदर इम्यून सिस्टम को बताएंगे कि हाँ कुछ अटैक हुआ है, तो फिर वो सब भी अलर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।
एंटीबॉडीज़ उसको पहले उसके एंटीजन को पहचानेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और फिर एक मेमोरी सेल होती है वो इस पूरे उसके एंटीजन को मेमोराइज़ कर लेगी, और आने वाले फ्यूचर में कभी भी अगर ये अटैक फिर से होता है तो वो पहले से एंटीबॉडीज़ तैयार रहेंगी और फिर ये यूज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से पैथोजन को किल करने में आसानी होगी। ये तो हो गया ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। इसमें हम देखते हैं आगे चल के वाइट ब्लड सेल के बारे में। हमारे वाइट ब्लड सेल के कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। जो ये ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स हैं, इनको पहले डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में यानी ये ग्रैनुल्स के जैसे होंगे, और इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम इस तरह से दिया गया है क्योंकि ये कैसे किस तरह के पॉजिटिव, नेगेटिव या बोथ के स्ट्रेन में पाए जाते हैं। जैसे कि जो इओसिनोफिल है ये एसिडिक स्ट्रेन को करता है, और बेसोफिल बेसिक, और न्यूट्रोफिल बोथ एसिडिक और बेसिक दोनों में ये स्ट्रेन देता है। तो ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं और जो कि आपके वाइट ब्लड सेल में होते हैं। इसके पहले आप जान लें कि जो पूरा ब्लड है वो एक तो वाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है, और प्लेटलेट्स, ये तीनों से कंबाइन होके बनता है। और ये जो है प्लाज्मा वाला जो पार्ट है उसमें जो वाइट ब्लड सेल पाया जाता है, उसी में प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है आपका कोagulation में, यानी खून जमाने में, थक्का बनाने में बहुत हेल्प करता है। और वाइट ब्लड सेल को अगर देखें उससे पहले रेड ब्लड सेल जो है वो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी। हेमोग्लोबिन एक केमिकल होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है और फिर लंग्स से सभी सेल्स में लंग से उठाता है ऑक्सीजन, और फिर सभी सेल्स में वो देता है। फिर उसके बाद वही मतलब गैशियस एक्सचेंज में वो हेल्पफुल होता है। तो वो तो रेड ब्लड सेल हो गया, उसका फंक्शन अलग है, और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और एक ख़ास बात कि रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ज़्यादा होती है, 120 डेज़ की होती है, और WBCs की कम होती है। तो वाइट ब्लड सेल में एग्रैनुलोसाइट्स का देखते हैं कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं। लिम्फोसाइट में T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, ये जो होते हैं बोन मैरो में बनते हैं दोनों, लेकिन जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो माइग्रेट होकर थाइमस में चले जाते हैं, इसलिए इसको T लिम्फोसाइट बोलते हैं। और बोन मैरो में ये B लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जो B लिम्फोसाइट होता है यही एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और T लिम्फोसाइट आपका जो होता है फाइनली इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में देख लेते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आपका इंटरफेरॉन, NK सेल, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें ख़ास बात ये होती है कि मान लीजिए कि किसी तरह का पैथोजेनिक अटैक हुआ, तो उसको पहले बॉडी पहचानेगी। कैसे? कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, उसके ज़रिए ये पहचानेगी। NK सेल्स जो होते हैं वो सबसे पहले उसको अटैक करेंगे, उसको किल करेंगे। उनका एक ही काम होता है, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं NK सेल्स, यानी नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स उसको किल करते हैं। इंटरफेरॉन की भी बहुत हेल्प ली जाती है। इन्फ्लेमेशन एक चीज़ होती है, यानी आपको फीवर होगा और फिर इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी उस एरिया में, यानी मैक्सिमम एग्रीगेशन होगा इन सारी चीज़ों का वहाँ पर जहाँ भी पैथोजेनिक अटैक होगा, और उसकी वजह से थोड़ी रेडनेस और स्वेलिंग, और फिर उसके बाद राइज ऑफ टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें कलेक्टिवली हो जाएंगी। तो इस तरह से एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप होता है। हम इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम और NK सेल्स और इनसे रिलेटेड एक नया वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो सकेगा तो उसके बाद हम एंटीबॉडीज़ का भी एक वीडियो लेक्चर बना देंगे। तो ये बेसिक थोड़ी सी डिटेल थी कि बहुत ही इंट्रोडक्टरी था ये। तो आपको चार्ट के थ्रू समझ में कुछ आया होगा कि कैसे इंटरनल हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, यानी इम्यून सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है। यहाँ तक के लिए थैंक यू।